HSL में कभी एस्पियोनाज का खतरा रहता है। 12 अटेम्प्ट हो चुके हैं। कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने आर्मी को देखा, हमने एयरफोर्स को देखा, क्योंकि आप एक नेवी वेटरन भी हैं, हमने नेवी को नहीं देखा। आई विश दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय ए नेवल ऑफिसर, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि लास्ट टाइम व्हेन यू सॉ नेवल ऑपरेशंस a new country was born on our eastern sector. पूरी कायनात एक साजिश में जुट गई कि किस तरह इसको हम ये कमाल करके दिखाएं। तो हमारे साथ यही हुआ है। गोलियत क्रेन 300 टन कैपेसिटी है और एक नायाब सा दिखने वाला, एक अलग तरीके का दिखने वाला क्रेन है। इस क्रेन का क्या इम्पोर्टेंस है HSL के लिए या बाकी शिपयार्ड कंपनीज के लिए? हिंदुस्तान शिपयार्ड में एक क्रेन एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ही हमारे लिए वो आज भी नाइटमेयर, गंभीर विषय है। मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस एक्सीडेंट में हमने अपने 10 कर्मचारी खो दिए थे। चाइना टी शर्ट और शर्ट की तरह शिप बनाता जा रहा है, इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा अभी तक वैसा? आई थिंक चाइना ने जो विजन सेट किया वो 25 से 30 साल पहले था कि सरकार जो है वो आप देखिए कम्युनिस्ट है, डिक्टेटरशिप है। तो वो जो डंडा है, वो जो पावर है, वो जो लॉ है, वो हर एक को एक ही लाइन में सोचने और करने पे मजबूर करता है। सर, यूएस और फ्रांस में डेमोक्रेसी है और वो भी हमसे बेहतर कर पा रहे हैं। यूएस और फ्रांस में कैपिटलिस्ट और सपोर्ट टू देयर इंडस्ट्रीज और R&D ये कब हुआ? करीब 500 साल से वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। HSL में भी कई सारी डिलीवरीज लेट हुई हैं, जैसे कि INS सिंधु कीर्ति 3 या 4 साल का टारगेट था, जो कि 7 या 8 साल में पूरा हुआ। निपुण वेसल कर के जो है, जिसको अभी कमीशन होना आने वाले कुछ दिनों में, उसका भी टारगेट 3 से 5 साल का था, उसमें भी डिले है। और INS ध्रुवा, जिसका 5 साल का टारगेट था, वो भी 6 से 7 साल में पूरा हुआ। आप देखिए कि डिलीवरी डिले थी, लेकिन धीरे धीरे कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से आती हैं, जैसे कि इंजन है एयरक्राफ्ट के लिए भी, और काफ़ी कंपोनेंट्स। अब अगर वो टाइम पे ना दें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिखाया कुछ भी नहीं, टेक्नोलॉजी कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं की। उनकी कोशिश थी कि HSL फेल हो। असल हीरो हमेशा पर्दे पर नहीं दिखते, उनके लिए ज़मीन तलाशनी पड़ती है, और ऐसे ही एक हीरो आज हमारे सामने बैठे हैं, HSL के CMD कॉमोडोर हेमंत खत्री। सर, बहुत बहुत स्वागत है वन इंडिया में। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक वन इंडिया एंड यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। पर एक छोटा सा करेक्शन इन द बिगनिंग कि मैं एक हीरो नहीं हूँ। मैं अपने आप को हिंदुस्तान शिपयार्ड का प्रथम सेवक मानता हूँ। आई थिंक आई एम द फर्स्ट सर्वेंट एंड उसी भावना के साथ मैंने काम किया है। ऑल राइट सर। सर, सबसे पहले आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई INS निस्तार की कमीशनिंग के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर, इसकी एक भूमिका बताइए, कैसे बना, कैसे इसको तैयार किया गया और कैसे आपकी लीडरशिप में इसकी कमीशनिंग हुई? देखिए, अगर हम निस्तार को देखें तो इसको हमें 2 पहलुओं से देखना पड़ेगा। और पहला पहलू ये है कि निस्तार इंडियन नेवी के लिए क्या है, और दूसरा पहलू ये है कि निस्तार हिंदुस्तान शिपयार्ड के लिए क्या है। इंडियन नेवी के लिए ये एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जो कि इस समय सिर्फ 5 और हिंदुस्तान 5वां देश है जिसके पास ये वेसल हुई है। और ये यूनिक इसलिए है कि इस वेसल के आने के बाद कंट्री के पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो डीप डाइव रेस्क्यू कर सके, डीप डाइव सर्वे कर सके, डीप डाइव रिपेयर कर सके और बहुत सारे ऑपरेशन कर सके। प्राइमरीली अगर सबमरीन नीचे फंस जाए और अगर क्रू को सेव करना हो तो उसके लिए इस जहाज़ की बहुत आवश्यकता है, और इसीलिए बहुत कम कंट्रीज़ के पास है, और हिंदुस्तान 5वां जहाज़ है। हम सबमरीन तकरीबन 50 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, और इसलिए अब इस जहाज़ का आना और इसके ऊपर DSRV का इंस्टॉल होना, इसके अंदर जो इक्विपमेंट लगे हैं, उससे सबमरीनर्स को एक कॉन्फिडेंस आता है, हमें एक कॉन्फिडेंस आता है, और हम जो है मिशन में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये तो इसकी अहमियत नेवी के लिए है। और जहाँ तक हिंदुस्तान शिपयार्ड का सवाल है, हमारे लिए इसकी अहमियत इससे ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो ये, जैसा मैंने बताया कि हमने देश की सेवा में एक युद्धपोत भारतीय नौसेना को दिया,
और ऐसा युद्धपोत जो एक यूनिक है, अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें जो सिस्टम्स लगे हैं जैसे DP2 विच इज़ डायनेमिक पोजीशन 2, वो एक ऐसी चीज़ है जिससे वेव्स, करंट, स्ट्रॉन्ग विंड्स, इन सब के बावजूद जहाज एक ही पोजीशन पे खड़ा रहा है। क्योंकि जब डाइवर्स नीचे गए हैं 350 मीटर्स तक, उस समय हलचल नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट दे हैव टू गो डाउन एंड स्ट्रेट दे हैव टू कम अप। तो जहाज को पानी में स्थिर रखना कोई आसान काम नहीं है। तो इसमें एक कैपेबिलिटी है, इसलिए ये एक इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स है। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान शिपयार्ड का सवाल है, इस सेवा का, इस जहाज को देने के बाद दूसरी चीज यह है कि इससे एक नया हिंदुस्तान शिपयार्ड उभर के सामने आया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड ने 33 ईयर्स के बाद भारतीय नौसेना को एक जहाज दिया है। इससे पहले हमने 93 में OPVs दिए थे, जो कि कोरियन डिजाइन थे, कोरियन इक्विपमेंट, कोरियन बिल्ट, सावित्री, सुजाता, सुकन्या, इस तरह के ये 3 कोरिया में बने थे और 4 HSL ने बनाए थे। तो उस समय टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट सब कोरिया से आए थे और हमने बनाए थे। 33 साल तक हमने कोई वॉरशिप नेवी के लिए नहीं बनाया। ये पहली बार है? पहली बार। तो इन 33 सालों में हमारी स्किल चली गई, हमारी मैन पावर चेंज हो गई, जनरेशन बदल गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन 33 सालों में या MOD में आने के बाद 15 साल तक हम टग बोट्स बनाते रहे, 300 टन की। हमने IPV बनाए, 500-600 टन के जहाज। हमने पांटून और कैसून गेट बनाए। वहां से जो एक छलांग हमने मारी है एक कॉम्प्लेक्स वॉरशिप बनाने की, ये बहुत बड़ी छलांग है। इट इज एन अनाउंसमेंट दैट फ्रेंड्स, HSL has come, it is live and kicking, it is back to its role and it is ready to serve the nation. सर, इसके आने के बाद ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है, खास करके HSL, एक एलीट क्लब में शामिल हो गया है। तो ये एलीट क्लब क्या है और कैसे इसमें शामिल होते हैं, कैसे रिकॉग्नाइजेशन मिलता है? देखिए, क्षमा कीजिएगा, एलिट क्लब वगैरह जो स्लोगन्स हैं ये जर्नलिस्ट के कॉइन किए गए हैं, सो कॉल्ड। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी तक जो हिंदुस्तान में जो 3 PSU शिपयार्ड्स हैं, DPSU, वो है मेज़ागन डॉक बॉम्बे, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कैलकाटा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, और एक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर में आता है, जिसने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। ये 4 थे। हिंदुस्तान शिपयार्ड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में था 2010 तक, और उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन हमने 15 सालों में कोई जहाज़ नहीं बनाया वॉरशिप, तो हम नोटिसेबल नहीं थे। हमने अपनी कैपेबिलिटी प्रूव नहीं की थी, हमें मान्यता नहीं मिल रही थी कि हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके बनाने के बाद जो मान्यता मिली है कि हम कुछ कर सकते हैं, जो विश्वास जगा है देश में, देश की रक्षा प्रणाली में, और सबसे पहले देश की नौसेना ने, वो बहुत बड़ा बदलाव है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अब हम 4 शिपयार्ड हैं DPSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक अंडर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग कोचीन, और प्राइवेट शिपयार्ड L&T है। तो ये 6 बड़े शिपयार्ड हैं जो कि आज देश के लिए, भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए जहाज बना रहे हैं जी। यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक स्वैन कंपनी ने जो शिपयार्ड लिया है, जो पिपावा में है, वो भी एक शिपयार्ड काफ़ी बड़ा है, और अगले कुछ सालों में हम उसके भी प्रोडक्ट्स देखेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद और संभावना है। सर, INS निस्तार के आने के बाद इंडिया जो है एक सेलेक्ट क्लब ऑफ कंट्रीज़ में शामिल हो गया। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। हाँ, जैसा कि बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक ये हमारे सभी देशवासियों को जानना चाहिए कि ये जो जहाज है, जो इसका रोल है, वो अभी तक सिर्फ 4 और कंट्रीज़ जहाँ तक मेरी नॉलेज में उनके पास है, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना एंड आई थिंक फ्रांस। तो इंडिया ये 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके पास ये रेस्क्यू कैपेबिलिटी है। DSV इज़ डाइविंग सपोर्ट वेसल, यानी कि डाइवर्स जो नीचे जाते हैं उनकी मदद के लिए है। और इसमें एक और इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है जो है DSRV, विच इज़ डीप सबवर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। वो ये व्हीकल है जो नीचे जाता है और बहुत सारे ऑपरेशन कर सकता है, और डीप सी के अंदर जा कर के डाइवर्स को भी उतार के, सर्वे करके, सेव करके ला सकता है। तो ये कैपेबिलिटी जो आ गई है, जब एक इंडिया, आप समझिए कि तकरीबन 10 से 15 सबमरीन ऑपरेट कर रहा है, तो ये कैपेबिलिटी बहुत, कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जैसा कि इंडिया की अप्रोच है, इट इज़ ए वेरी फ्रेंडली कंट्री।
we have we believe in in a mission that Vasudev Kutumbakam. तो जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है वो जो सबमरीन ऑपरेट कर रहे हैं साउथ ईस्ट कंट्रीज इंडियन ओशन में, उनको भी अगर मदद की जरूरत पड़े तो इंडिया आगे आकर के उनकी मदद कर सकता है। पहले भी इस तरह के ऑपरेशन इंडिया ने अभी हाल ही में किए भी हैं। हाँ, बहुत किए हैं, कई एरिया में किए हैं। आप यमन में देखिए, यूक्रेन में देखिए, मतलब आज तो ये सिचुएशन है कि जहां कहीं जरूरत पड़े इंडिया इन द फर्स्ट डिजास्टर रिस्पॉन्डर, फर्स्ट। इवन टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया वाज द फर्स्ट टू रीच आउट। उसके बाद टर्की ने क्या किया ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम अपनी दोस्ती में या हम अपनी नेक नामी में या हम ह्यूमन टू ह्यूमन मदद पहुंचाने में हम कभी कोई कसर नहीं छोड़ते। सर, बांग्लादेश में भी अभी हाल ही में एक जेट क्रैश हुआ है, उसमें भी इंडिया ने मदद पहुंचाई है। सर, और जबकि बांग्लादेश की सिचुएशन हिंदुओं के लिए हालांकि लास्ट कुछ दिनों में इतनी फेवरेबल नहीं रही है, जैसा कि मीडिया बावजूद हम उन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं। हमारा जो हम अपना फर्स्ट रिस्पॉन्डर का हम अपना फर्ज और कर्तव्य पूरा करने में ये देश कभी पीछे नहीं रहा है। सर, एक सवाल जब मैंने बताया लोगों को कि मैं आपसे मिलने वाला हूं, आपसे इंटरव्यू करने वाला हूं, तो सब लोगों ने एक सवाल बड़े दिलचस्पी के साथ पूछा है। ज़्यादातर लोगों ने ये इनफैक्ट पूछा है कि जब भी कोई टेंशन वाला माहौल होता है या कोई भी ऑपरेशंस हुए हैं पिछले कुछ सालों में, दशकों में, तो हमने देखा है कि हम राफेल को उड़ता हुआ देख लेते हैं आसमान में, और हम थल सेना को भी देख लेते हैं कि S-400 से डिफेंड कर रहे हैं, पर हम कभी DSV का रोल नहीं देख पाते। तो इसके रोल को आप थोड़ा सा अगर समझा सकें दर्शकों को। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वॉर में सरप्राइज बहुत बड़ा एलिमेंट है, तो वो तो मेंटेन करना ही है। अब DSV का रोल सबमरीन्स के साथ है, जिसको बोलते हैं साइलेंट सर्विस। उसका सक्सेस ही है कि वो कितनी गहराई में जाके कहाँ पहुंची है कोई नहीं जान पाए, एंड वेरी डिस्क्रीटली शिप के नीचे जाके उसके आसपास जाके डिस्ट्रॉय करती है। तो नेवी का रोल जो है इंडियन ओशियन में या बाकी महासागर में अंदर जाकर के है, तो अगर जब तक हम फोटोग्राफी करके नहीं रिलीज करें इंडियन नेवी, तब तक किसी को पता नहीं चल पाएगा। आप अगर नॉर्थ इंडिया देखें तो काफ़ी लोगों को नेवी के बारे में इतना कुछ मालूम ही नहीं था जब तक कि कारगिल वॉर नहीं हुआ। इनफैक्ट दैट रिमाइंड्स मी कि आज कारगिल विजय दिवस है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस मौके पर एज ए एक्स फौजी आपके सामने बैठा हूँ। सर, फौजी कभी एक्स नहीं हो सकते। थैंक यू, यस इंडीड। सर, एक और चीज़ जहन में आ रही है कि HSL अब मिनी रत्न बनने वाला है। ये क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड वी आर रियली वेरी प्राउड। मेरे कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ बहुत खुश होते हैं इस शब्द को सुन के, क्योंकि ये सपना भी हमने नहीं देखा था। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब मैंने टेक ओवर की इस कंपनी को तब भी ये किसी ने ख्वाब में नहीं सोचा था। मार्च 21 जब मेरी पहली बैलेंस शीट आई, तो वो बैलेंस शीट में हमारा टर्नओवर टोटल इनकम जिसे हम कहेंगे वो सिर्फ 485 करोड़ थी, और हम 85 करोड़ के लॉस पे थे, और हमारी नेगेटिव नेटवर्थ 595 करोड़ थी। ऑलमोस्ट 40 गुना। यस, ये सिर्फ 4 साल पहले की बात है। लेकिन मार्च 25 की जो बैलेंस शीट आई है उसमें हम 85 करोड़ के लॉस से जंप करके 284 करोड़ PBT प्रॉफिट पे पहुंचे हैं। हमारे टर्नओवर और इनकम 483 से बढ़कर के 1784 करोड़ इस साल पहुंची है, और हमारी नेगेटिव नेटवर्थ जो थी वो 595 करोड़ माइनस से जंप करके 493 करोड़ पॉजिटिव हो गई है, टेकिंग लैंड रिवैल्यूएशन इनटू कंसिडरेशन। अगर उसको भी छोड़ दे तो भी 110 करोड़ है। तो ये जो हम नेगेटिव से पॉजिटिव में आए हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है करीब 42 साल बाद, 42 ईयर्स लेटर, इसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। ये लास्ट टाइम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ, ये लास्ट टाइम कब हुआ था कि प्रॉफिटेबल था HSL, या था भी या नहीं था? वेल, इंडिया मतलब हिंदुस्तान शिपयार्ड करीब 40 साल से लॉस में रहा है। हम 1982-83 के बाद से जो है हमने लॉसेज उठाना शुरू किया, और धीरे धीरे हम नेगेटिव नेटवर्थ में चले गए।
1982 वाज द फर्स्ट टाइम वी वेंट बिलो जीरो, तो कंपनी की नेटवर्थ एकदम नेगेटिव गई और वो धीरे से बढ़ती चली गई। प्रॉफिट का जहाँ तक सवाल है, हमारी बैलेंस शीट में 2016, 17, 18 में कुछ मामूली से प्रॉफिट दर्ज हुआ था, 16, 18, 35 करोड़। लेकिन कोविड के पीरियड में और किसी और कारणों से जब 21 की बैलेंस शीट बनी तो हम फिर से 85 करोड़ के लॉस में आ गए, यानी कि 85 करोड़ का लॉस पिछले 4 सालों के प्रॉफिट से भी ज़्यादा था। तो वहाँ से हमने जो छलांग मारी है, जो कि मोर देन 400% है, वो एक एक रियली एक टर्न अराउंड स्टोरी कह के सामने आई है। आसान नहीं है एक पीएसयू को बिना फाइनेंशियल रिवाइवल पैकेज दिए, बिना किसी एड के, से किसी एड लिए अपने आप में ये टर्न अराउंड करना, ये एक चमत्कार का है। और चूंकि हमने मिनी रत्ना की कंडीशंस पूरी की हैं, जो ये है कि आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए, लास्ट 3 ईयर से आप प्रॉफिट बनाते रहे हो, आपका कोई डेट नहीं हो कि गवर्नमेंट या किसी एजेंसी पे, इस तरह की कंडीशंस हमने सब पूरी कर ली हैं। तो केस हमारा अंडर प्रोसेस है। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों या हफ्तों में हम मिनी रत्ना हो जाएंगे। कांग्रेचुलेशन सर, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, वी नेवर थॉट ऑफ इट। सर, इसकी कुछ इनसाइड स्टोरी बताइए, आप ऊपर ऊपर से टच करके निकल जा रहे हैं, या ये स्ट्रेटेजी क्या थी? वेल, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में चर्चा एक्चुअली कितनी भी लंबी हो जाए खत्म नहीं होगी। सर, कुछ तो बताइए फिर भी, कि मतलब ऊपर ऊपर से फॉर्मल हो गया तो फिर क्या वन इंडिया के साथ बातचीत? वेल, देखिए, इसमें बहुत लोगों का रोल रहा है। अगर आप हमें इसको अलग अलग पहलुओं से समझना पड़ेगा कि कौन किस नज़र से इसको देख रहा है और समझ रहा है। अगर आप सिर्फ मेरी ही नज़र से समझें तो मेरा ये मानना है कि जो हुआ है वो समय की पुकार थी, कराने वाला परमात्मा था और करने वाले मेरे साथी थे। सितारे पॉजिटिव थे और ये होता चला गया। तो मैं तो शुक्रिया उन सब का करूँगा। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये है कि इसमें बहुत कुछ हुआ है, यानी कि राइट फ्रॉम लीडरशिप। आप देखिए, आप देखिए एक पहलू, जब ये कंपनी टेक ओवर की थी, 300 ऑफिसर्स, PSU assured of retirement at 60. What is your performance is, whether it is measured or not measured doesn't make a difference. और डिसीजन लेने में लोग हिचकिचाते थे। कोई विजिलेंस डर का बहाना बोलता था, कोई ऑडिट का बहाना बोलता था, कोई कहता था हमारा काम नहीं है। पीपल वर डिवाइडेड, देयर वाज अ लैक ऑफ ट्रस्ट, देयर वाज लैक ऑफ विजन, देयर वाज लैक ऑफ a drive to take a decision, no clarity as to in which direction we are going. वहाँ से अगर हम 4 साल बाद देखें और अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा अचीवमेंट क्या है, तो मैं कहूँगा कि जहाज बनाए या हमने न्यू प्रोडक्ट्स लिए या हमारा बैलेंस शीट बढ़ा, हमारी ऑर्डर बुक पड़ी, वो सब नंबर्स है। लेकिन असली जिस चीज़ का मुझे सेटिस्फैक्शन है वो यह है कि आई हैव बीन एबल टू मेक 300 leaders in the company, and I think these leaders are the one which will ensure sustained growth. Their vision has been transformed. Today they have aspirations, they have ambitions, they are empowered, they have seen what all they can do, and our support is there. So I think the entire line of leadership is ready now to take HSL forward. और सर, कमीशनिंग भी हो गई है। That is just one feather in the cap. वो मेरे सारे एम्प्लॉयज और सपोर्टिंग एजेंसी। सर, ये वो नतीजा है जिसको देखने के लिए बहुत सारे लोग, पूरा देश एक लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। जी, एक ये सही है क्योंकि ये शिपयार्ड 85 ईयर्स पुराना है, खासकर जो नेवी में दिलचस्पी रखते हैं। हाँ, मतलब 148 एकर्स का इंडस्ट्री, प्राइड इंडस्ट्री टिल 1970s, वन ऑफ द बेस्ट एंड द फर्स्ट ग्रीनफील्ड शिपयार्ड। अगर वो परफॉर्म नहीं करे और लॉस में जाता रहे तो ये देश का नुकसान है। और आज के एरा में जब नेवी को इतने शिप्स चाहिए, शिपिंग मिनिस्ट्री को चाहिए, तो वी कांट लेट एन इंडस्ट्री बी लॉस्ट आउट। वी वर गेटिंग नोटिसेस फॉर डिसइन्वेस्टमेंट फॉर लास्ट 7 years, और ये मतलब आवर अकाउंट्स वर फ्रोजन, आवर प्रॉपर्टीज वर अटैच्ड, वी वर एट ए लॉकडाउन स्टेज। वहाँ से निकल करके यहाँ आना, मुझे लगता है ये एक करिश्मा है और इसका श्रेय मैं सभी को दूंगा, अपने एम्प्लॉयज़ को,
भारतीय सरकार को, आई मीन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, डीडीपी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ने बहुत सपोर्ट किया है, और जो जो चीज़ हमारी रेंज से बाहर थी उन्होंने सपोर्ट किया है। इन ऑल ये कहूँगा कि जब आप चल पड़ो ना करने, और नेक नियत, नेक इरादे और पक्के इरादे के साथ, तो लोग नेक नियम वाले, जो नेक नीति वाले हैं ना, वो जुड़ जाते हैं आपके साथ, और एक कारवां बनता चला जाता है। और कुछ ऐसा हुआ कि पूरी कायनात एक साजिश में जुट गई कि किस तरह इसको हम ये कमाल करके दिखाएं। तो हमारे साथ ये हुआ है। सर, निस्तार 18 जुलाई 2025 को कमीशन हो गया है और निपुण कुछ दिनों में कमीशन हो जाएगा, जिसको निस्तार की सिस्टरशिप कहा जा रहा है। इन दोनों की इंडियन नेवी के लिए क्या अहमियत है, कितना स्ट्रेटेजिक बढ़ोतरी हो जाएगी नेवी में? निस्तार के कैपेबिलिटीज़ या उसका मेन रोल के बारे में हमने अभी चर्चा की है। जो सिस्टरशिप है वो भी सिमिलर है। मेन चीज़ यह है कि हमारे दो मेन फ्लीट हैं, एक वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो इंडियन नेवी का एम यह है कि एक को हम ईस्टर्न साइड रखेंगे और दूसरे को वेस्टर्न साइड। तो इस तरह से दोनों दोनों कोस्ट पे दोनों फ्लीट की जो सबमरीन नाम है उनके लिए एक एक डाइविंग सपोर्ट वेसल हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने कैपेबिलिटी तो इसकी कही कि मतलब इसका इंतज़ार तो जैसे कहते हैं ना कि 9 मुल्कों की पुलिस कर रही थी, इसका इंतज़ार तो हमारी सबमरीन की सबमरीन की आर्म जो है वो बहुत सालों से कर रही थी। तो एक मुराद, एक विश, एक डिज़ायर भारतीय नौसेना की पूरी हो गई है इस जहाज के आने के बाद। सर, किस तरह की एक डिफेंस बाउंड्री समंदर में तैयार हो जाएगी निपुण और निस्तार दोनों के आने से? एक तो कैरियर बैटलफील्ड होती है, जो कि आप जानते हैं। आईएनएस विराट बना, आईएनएस विक्रांत अभी कोचीन ने बनाया, आईएनएस विराट है हमारे पास। एक बैटल कैरियर ग्रुप जो है कैरियर के साथ चलता है। सबमरीन का अलग रोल है जो कि अनाउंस नहीं होता, वो बहुत ही क्वाइटली सर्वेलेंस करती रहती हैं, और सागर की बहुत ही साइलेंट, अनसीन आइज, ईयर्स एंड सेंसर्स हैं वो, जिनकी नज़र दुश्मन पे होती है। बहुत पैनी नज़र है सेंसर्स के द्वारा, और वो चौकसी पे रहती हैं। उनको अगर कोई मुश्किल आए तो उसमें डीएसवी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर सबमरीन आप देखिए, अगर बीच में लैंड में फंस जाती है नीचे ग्राउंड पे, तो उसके क्रू को बाहर निकालने के लिए, जिसमें कि करीब 60 to 90 क्रू हो सकता है, उन सब की जान बचाने के लिए डीएसवी ही चाहिए। तो डीएसवी और डीएसआरवी का एक तो ये रोल है। दूसरा ये है कि 1000 मीटर्स तक इसमें आरओवीज है, रिमोट ऑपरेटेड, वो जिसमें कैमरास लगे हैं, जिसमें इक्विपमेंट है कि अगर आपको रिसर्च करना है, मॉनिटर करना है, फोटोग्राफर करनी है, या आपको सबसी केबल रिपेयर करनी है, तो उसमें टूल्स के साथ ये आरओवीज जा सकती हैं 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर तक, और वो ये रोल कर सकती हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे रोल हैं जो कि अंडर वाटर किए जा सकते हैं, राइट फ्रॉम 50 मीटर्स टू 1000 मीटर्स। सर, जिस तरह के खतरों की आपने बात की है अभी, कि रेस्क्यू करते हैं समंदर में काफ़ी गहराई में जाकर, ऐसा कभी पिछले दिनों में, पिछले सालों में या पिछले दशकों में ऐसा कभी हुआ है कि इस तरह के खतरे हमें फेस करने पड़े हो, फिर हमने किसी दूसरी नेवी से मदद ली हो उस ऑपरेशन को करने में? फॉर्चुनेटली हमारे देश की कोई सबमरीन इस मुश्किल में फंसी नहीं अभी जी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो शिप्स हैं कई बार एग्राउंड हुए हैं, डूबे हैं। जैसे आपको मालूम होगा गाजी सबमरीन पीएनएस गाजी, कोस्ट पे पीएनएस गाजी फंसी थी नीचे, पाकिस्तान का। करेक्ट। तो वो वाइजैक के पास ईस्टर्न कोस्ट पे गई थी। अब उसको अगर लोकेट करना है, उसको ढूंढना है, तो आपको इसकी ज़रूरत है। टाइटैनिक लीजिए, टाइटैनिक डीप सी में है। अब उसके एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढना है, उसको ट्रेस करना है, वहाँ डाइवर्स भेजने हैं, और वहाँ कुछ ऑपरेशन करना है। मान लीजिए एक सेफ है जिसके अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, या कोहिनूर रखा है, आप मानिए। ये सब अगर डाइवर ने जाके करना है तो ये पूरा सिस्टम चाहिए। तो इन सब चीज़ों में जो है इसकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। बाय द वे, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। डीएसवी का रोल कोहिनूर तलाश करना नहीं है। दैट वाज ओनली फिगरेटिव। सर, आईएनएस निस्तार को लेकर एक ये भी
जब भी कोई चीज़ बनती है भारत में तो ये कहा जाता है, चाहे वो कान में लगाने वाले ईयरफोन हो या किसी आर्टिलरी में बनने वाली राइफल या तोप या फिर शिपयार्ड में बनने वाला कोई वॉरशिप, तो ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी सारी बाहर से ली है, बनाया बाहर है, असेंबलिंग इंडिया में हुई और फिर उसको मेक इन इंडिया कर दिया। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि आईएनएस निस्तार कितना इंडिया में बना है और क्या टेक्नोलॉजी हमने बाहर से ली है या नहीं ली है। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है एंड आई रियली थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। लेकिन निस्तार पे जाने से पहले मैं मेक इन इंडिया की बात करना चाहूँगा। और जैसा आपने कहा कि ये कॉमन यही कहा जाता है कि इंपोर्ट कर लिया, असेंबल कर लिया, मेड इन यूएस, और बाद में उस पर एक लेबल चिपका दिया। लेबल जो मेड इन यूएसए यानी कि मेड इन उल्लासनगर जो था, हाँ। इस तरह से देखिए, इसको थोड़ा सा गहराई में समझना पड़ेगा। इंडिया में इनोवेशन और R&D का कल्चर नहीं रहा है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने हमें बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। हम डिग्री होल्डर्स प्रोड्यूस करते चले गए, लेकिन हमारे पेटेंट देखिए कितने हैं, हमारे स्टार्टअप कितने हैं। आप जाइए स्कूल कॉलेज में और पूछिए बच्चों से आप क्या बनना चाहते हो, तो बच्चे हाथ उठा के कहते हैं इंजीनियर, डॉक्टर। किसी ने कभी कहा कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं? कभी नहीं। सर मेरे हिसाब से वो शब्द ही इस देश की डिक्शनरी में कुछ 2020-21 में आया है। यस, वो अब आना शुरू हुआ है आज की मोदी सरकार के द्वारा, और कितना फोकस इस पे दिया गया है। मैंने खुद IIT पवी से अपटेक किया था 1994 में। 92 आई ज्वाइन, 94 आई केम आउट। अब इंटरनेशनल जर्नल्स में हमारे पेपर नहीं पब्लिश होते थे, ऐसी रिसर्च ही नहीं थी हमारे पास, तो हमने ये सब कभी किया नहीं। लेकिन डिग्री होल्डर, इसलिए आप देखिए हमारे आज स्किल इंडिया मिशन क्यों चला है। देश में यूथ है जिसके पास डिग्री है, लेकिन उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है, उसके पास स्किल नहीं है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, वो चीज वो इनोवेट नहीं कर पा रहा, उसके पास वो ओरिजिनलिटी, वो क्रिएटिविटी नहीं है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। एब्सोल्युटली। सो ऑल दिस वाज नेवर देयर इन आवर करिकुलम। हम तो बाय हार्ट करा के एग्जाम देते थे और पास हो जाते थे। अब चेंज आना शुरू हुआ है। तो इससे क्या कनेक्ट हो रहा है कि R&D और इनोवेशन। R&D करने के लिए बहुत चीजों की जरूरत है। नंबर 1, यू हैव टू हैव ए क्रिएटिव माइंड, यू हैव टू हैव पेशेंस, यू डोंट एक्सपेक्ट क्विक रिजल्ट्स, यू नीड हैवी इन्वेस्टमेंट, यू नीड टू बी प्रिपेयर टू बी फेल्योर। ये सबने सुना है, थॉमस एडिसन व्हेन ही वाज आस्क्ड दैट यू फेल्ड 1000 times, he replied, no, I learned in 990 times how not to make a bulb. No, that is the mindset. हमारे यहाँ नहीं था। हमारे को सबको क्विक सक्सेस चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए। तो जहां तक आप न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें, इट टेक्स टाइम, इन्वेस्टमेंट, इट टेक्स रिस्क, एंड देन इट बिकम्स ए ट्रू। अब ये कल्चर है, कुछ कंट्रीज में नीदरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, these are the countries where innovation and R&D has been their lifeline. They develop a product, they commercialize it, they give it to others, they go into the next research. That is their culture. So suddenly R&D culture आ जाए, suddenly youth creative हो जाए, suddenly investment हो जाए, takes time, it will take decade, but we are moving on a very fast pace thanks to many initiatives by the current government. आप जानते हैं स्टार्टअप्स की स्टोरी, यूनिकॉर्न की स्टोरी, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरी, कितना सपोर्ट उनको मिल रहा है गवर्नमेंट से, कितनी नई फील्ड आ रहे हैं। आज का यूथ रेगुलर जॉब ही नहीं चाहता, ही वांट्स टू एक्सपेरिमेंट। टुडे अवर विमेन पावर, सो ऑल दिस इज लीडिंग टू R&D. नाउ कमिंग टू योर आंसर, नो क्विकली यू वांट वेपन सिस्टम में, डिफेंस फोर्सेस में बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। बेस्ट टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने के लिए बेस्ट ब्रेन, बेस्ट टाइम और बेस्ट मनी चाहिए। इट टेक्स टाइम। So we have started, we are on that course, but to say कि 100% हो जाएगा 1, 2, 3 साल में, ये थोड़ा मुश्किल है, is not possible. दूसरी चीज, कोई भी चीज डेवलप करने से पहले आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखनी पड़ती है। सो जो मेन वेपन सिस्टम है या मेन प्रोपल्शन सिस्टम है, अब जैसे डीजल इंजन है 12 मेगावाट का, अदर देन नेवल शिप्स और कोई इंस्टॉल ही नहीं करता है। अब अगर एक उसकी फैक्ट्री बन जाए तो खरीदेगा कौन? 4 इंजन सिर्फ अगर साल में खरीदेगा तो वो फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। इसीलिए वर्ल्ड में सिर्फ 2 या 3 फैक्ट्री हैं जो बना रही हैं एयरक्राफ्ट फैक्ट्री। एवरी कंट्री कैन नॉट। सो इसलिए कुछ चीजें खरीदी जा रही हैं और कुछ डेवलप हो रही है, और मेक इन इंडिया की तरफ हम बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर आप डिफेंस का ही डेटा देखें तो पिछले 4 सालों में तकरीबन 5 गुना प्रोग्रेस हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि हम बढ़ रहे हैं। अरे आंकड़े देखिए साहब आप,
मतलब हम 2014 में कहाँ थे और 2024 के जब आंकड़े आए थे तो हम कहाँ हैं। थोड़ा सर एग्जांपल हो जाए। 9 टाइम्स प्रोग्रेस हो चुकी है हमारे एक्सपोर्ट में, 6 टाइम्स, हमारे इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन में 9 टाइम्स की प्रोग्रेस हो चुकी है। 10 और ये सालों में। रिपोर्ट हर साल पार्लियामेंट को दी जाती है हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा। सो प्रोग्रेस हैज बीन फिनोमिनल। कमिंग टू निस्तार, 80% of the content is indigenous, remaining 20% is imported, and continuously गवर्नमेंट का फोकस रह रहा है कि आप मेक इन इंडिया करके इंडियन परसेंटेज बढ़ाते रहिए। सो वी आर ऑन द राइट पाथ, वी आर ऑन दिस पाथ विथ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड विथ कमिटमेंट एंड पैशन। आईएनएस निस्तार और आईएनएस ध्रुव जैसे हाईटेक, नायाब और शानदार वेसल कमीशन होने के बाद क्या एचएसएल एक शिप बिल्डर नहीं बन गया है, या फिर अभी कुछ और करना बाकी है? अभी तो शुरुआत है दोस्त, मंजिल अभी बाकी है। अभी तो हमें बहुत आगे बढ़ना है और देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जहाज बनाने हैं और एक्सपोर्ट भी करने हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में बहुत रिक्वायरमेंट है, हमें अपनी मर्केंटाइल फ्लीट के लिए बहुत सारे शिप्स बनाने हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी प्लेटफॉर्म्स की, रिग्स की ज़रूरत है। वो भी अब हम मेक इन इंडिया करना चाह रहे हैं। हमारा उसके लिए डिस्कशन ऑयल कंपनीज के साथ चालू है। और फोर्थ एरिया जो है जिसमें हम काम कर रहे हैं वो है ग्रीन शिपिंग, तो इसमें भी हम काम कर रहे हैं। ये क्या है सर? तो बहुत कुछ करना है। ये ग्रीन शिपिंग क्या है? इसका नाम बहुत सुना है लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। वेल, ग्रीन प्रोडक्ट, ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में तो सभी जानते हैं। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम हो सके, क्लीन एनर्जी हो और उसकी तरफ तो शिप भी ऐसे हो जो क्लीन एनर्जी से चलें बजाय कि डीजल के। ये मेन फोकस है। इसलिए काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ पे रिसर्च हो रही है, इथेन बेस्ड, अमोनिया बेस्ड वगैरह। और उसमें 2 चीज़ और आई हैं, वो है एक इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट मीन्स बैटरी में एनर्जी स्टोर हो और उससे शिप्स चलें, और दूसरी ग्रीन एनर्जी है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। तो इन दोनों के ऊपर हमने काम किया है। हमारे पास टक्स के डिज़ाइन रेडी हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले भी, और 100% बैटरी से पावर्ड भी टक्स रेडी हैं। कुछ इक्विपमेंट और ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमें शुरू में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा टारगेट ये है कि फर्स्ट ऑर्डर अगर हमें मिलता है तो हम तकरीबन 50% मेक इन इंडिया करेंगे और रिमेनिंग 50% जो है वो इम्पोर्टेड होगा। लेकिन आप जानते हैं कि इंडिया रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत फास्ट है, और एक बार हमने ये शुरू किया तो धीरे धीरे मेक इन इंडिया कंटेंट अब बहुत जल्दी बढ़ा लेंगे। और इवन इन दिस 50% जो सॉफ्टवेयर है, जो कंट्रोल सिस्टम है, जो बैटरी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो इंडियन कंपनी से ही, प्राइवेट कंपनी से हमारा टाई अप है जो इंडिया में ही डेवलप होगा। जी सर, एक कहा जाता है कि जेब में पैसा नहीं हो तो शाम को खाना नहीं मिल सकता, और ये अगर हम बड़े ग्राफ पर देखें तो एक ये फाइनेंशियल चैलेंज होता है हर पीएसयू के लिए, हर प्राइवेट कंपनी के लिए, या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है फाइनेंशियल चैलेंज। तो ये एचएसएल के सामने भी था, एक बहुत लंबे समय तक रहा भी है। जैसा कि आपने बताया कि 40 साल तक एचएसएल एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी थी, और अभी इस साल जाकर हुआ है। तो इन फाइनेंशियल चैलेंजेस के चलते हमें किन किन प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है, उससे हमारी ग्रोथ कैसे हैम्पर होती है, हम कितना डिलीवरीज में लेट हो जाते हैं, हम कंपटीशन में कितना पीछे हो जाते हैं, और इनसे आपने निपटा कैसे? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन सिद्धार्थ, और आपने कुछ कुछ आंसर तो खुद ही दे दिए कि फाइनेंशियल चैलेंज हमने 40 साल फेस किया है, और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उस चैलेंज से दूर हो गए हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एरा है और हर प्रोडक्ट में प्रॉफिट लेना है, और कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम होते जा रहे हैं। लेकिन जब ये चैलेंज हो तभी आप इनोवेट करते हो, तभी आप लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाते हो। एज दे से दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो हमारे साथ भी और सबके साथ यही लागू हुआ है। तो न्यू बिजनेस मॉडल, न्यू फाइनेंशियल मॉडल्स, न्यू मॉडल्स ऑफ शिप मेकिंग, रिफाइनमेंट ऑफ प्रोसेसेस, all this is basically yielding to lowering the cost,
and making the profit still. तो ये तो हर फील्ड में, हर बिजनेस सेक्टर में और हर बिजनेसमैन को फेस करना है, और इसमें सभी लगे हुए हैं। दूसरा था कि चैलेंजेस क्या होते हैं, आपने कहा, देखिए आपने जैसे कहा कि फाइनेंस कॉस्ट अगर बढ़ जाती है, आपकी बैंक गारंटी कॉस्ट, आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट, आपकी कैश फ्लो लिक्विडिटी की वजह से आपके पास चैलेंज आते हैं, आप टाइम पे पेमेंट नहीं दे पाते, वेंडर्स आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, आप वही काम ज़्यादा कॉस्ट पे करते हैं, जो कि अगर आपके पास कंफर्टेबल फाइनेंसेस हैं तो आप कर सकते हैं जी। तो इसलिए जितना गरीबी में जाए, जितना मुश्किल हो, जितनी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हो, वो उतनी ही ज़्यादा कंपाउंड होती जाती है आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और आपकी वर्किंग एबिलिटी या वर्किंग कैपिटल के साथ. सो वी हैव फेस्ड ऑल दैट, बट now people have realized it. The entire team of mine of 300 plus officers know what it means. And the best part is that 5 years ago nobody thought कि किसी से पूछो पैसा कमाना किसका काम है शिपयार्ड में, तो एक अफसर हाथ नहीं खड़ा करेगा. वो कहेगा मेरा काम तो डेटा देना है, मेरा काम डिज़ाइन प्रिंट आउट करना है, मेरा काम ये है. नोबडी यूज्ड टू थिंक. फाइनेंस वाले भी नहीं सोचते थे, उन्हें लगता था मेरा काम तो सिर्फ ऑडिट करना है या चेक करना है. वी हैव कन्वर्टेड देम फ्रॉम ऑडिटर्स to financial experts, to finance officer, to work out new business model and business strategies so that we earn profit. Commercial को सिखाया है कि मतलब सिर्फ टेंडर बनाना और टेंडर फ्लोट करना ही काम नहीं है. There is everything is a strategic procurement. सप्लाई चेन विद इन गवर्नमेंट रूल्स कैसे बिल्ड की जाए और क्यों इंपॉर्टेंट है and how it can lower down the cost is something that they have learned. So today in HSL, whether it is a design officer, it is a production officer, or it's an HR officer, or it is finance officer, everybody knows that what they are doing, they need to cut cost and they need to make sure that they earn profit in it. जी सर. तो सर एक आपने फाइनेंशियल चैलेंजेस की बात की, उसके सॉल्यूशन भी बताए. एक रफ नंबर मैं जानना चाह रहा हूँ कि HSL को इतना पैसा मिल जाए, एक सर्टेन नंबर हो कि HSL जो है वर्ल्ड में टॉप हो जाए शिपयार्ड में. वेल कोई एक नंबर तो होगा सर. देखिए आज की तारीख में अगर देखा जाए तो MDL इज शेड्यूल ए कंपनी और नवरत्ना कंपनी है. हमारी GRS भी नवरत्ना कंपनी है. मेरे ख्याल से MDL तो महारत्ना कंपनी हो गई है. ऑर्डर बुक उनकी दोनों की जो है वो 50,000 करोड़ से ऊपर है. एग्जैक्ट नंबर तो कहना अभी ठीक नहीं होगा शायद. और तो हमारी जो है उस हिसाब से काफ़ी कम है. हमें बहुत कुछ करना है सिर्फ उनके बराबर आने में. सर नंबर, हमारी नज़र प्रॉफिट या ऑर्डर बुक पे नहीं है. हमारी नज़र है निश टेक्नोलॉजी के ऊपर. अगर आपके पास कुछ नया प्रोडक्ट है, कुछ नया आइडिया है, कुछ नए सप्लाई चेन है, कुछ इनोवेटर्स हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं कि आप नया जान सके, तो बिजनेस तो बढ़ेगा और पैसा भी आएगा. सर आपने अब नंबर नहीं बताया अभी तो. देखिए हमें मिनी रत्ना बनने दीजिए, उसके बाद हमें सर रत्ना बनने दीजिए. शार्क टैंक का जमाना है, लोग नंबर्स में बात करते हैं. हमारी कंपनी लिस्टेड नहीं है इसलिए. नहीं लिस्टेड नहीं, लेकिन मेरा एक जो सवाल है कि इतना पैसा हो जाएगा तो HSL जो है वो एक वर्ल्ड में नंबर 1 हो सकता है. वेल कितना अमाउंट चाहिए रहेगा? मेरे ख्याल से वर्ल्ड में नंबर 1 जैसे आप मार्क कर रहे हैं उसके भी कई क्राइटेरिया हैं. नंबर 1 ये भी हो सकता है कि नंबर 1 बेस्ट प्रोडक्ट कौन बना रहा है, फास्टेस्ट प्रोडक्ट कौन बना रहा है, यूनिक प्रोडक्ट कौन बना रहा है, मैक्सिमम डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट कौन बना रहा है, एक्सपोर्ट किसके सबसे ज़्यादा है. तो इस तरह से अलग अलग क्राइटेरिया है नंबर 1 बनने के. मैं इसको सिर्फ प्रॉफिट की नज़र से नहीं देखना चाहूँगा. सर मैं प्रॉफिट इज अ बाई प्रोडक्ट. नहीं, मैं प्रॉफिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ. मैं तो एज एन इंडियन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे देश की कंपनी है और वो नंबर 1 कब होगी. हमारी कंट्री का कोई भी शिपयार्ड आज की तारीख में जो है वो नंबर 10 में भी शायद नहीं है. तो मैं चाहूँगा कि पहले एक शिपयार्ड, सबसे पहले हम मेज़ागन डॉक शिपयार्ड जो है सबसे पहले है, सबसे बड़ा है, मुंबई वाला. मैं चाहूँगा कि वो सबसे पहले काउंट हो अमंग्स द फर्स्ट 10 इन द वर्ल्ड एंड देन क्लाइंब अप टू फर्स्ट 5 एंड बिकम फर्स्ट 3 एंड वी विल फॉलो दैट. दैट्स आवर कमिटमेंट. ठीक है सर, लेकिन नंबर आपने अभी भी नहीं बताया.
Since this is my first interview, so let me become a master in this. This is just a beginning. I'm in nursery and you are in master. नो सर, आई एम नॉट, मैं हमेशा लर्नर ही रहूँगा इस फील्ड में। एनीवे सर, हम इंडस्ट्री के 4.0 दौर में चल रहे हैं। यहाँ पर इनोवेशन की बात होती है, एआई की बात होती है, रोबोटिक्स की बात होती है, टेक्नोलॉजी ट्रेन की बात होती है। तो ऐसे में एचएसएल में इन सब चीज़ों का, एआई, रोबोटिक्स और हाई टेक का कितना यूज़ हो रहा है, मैन पावर से कितना काम लिया जा रहा है, और अब मशीनों पर कितनी डिपेंडेंसी है? Well, very important and very current and relevant questions. And thank you. Because this will cover a big span of things and probably I can answer and bring out a few relevant points. आप ऑपरेशन सिंदूर को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में 2 चीज़ या 3 चीज़ मैं कहूँगा उभर कर सामने आई, और उसमें एक थी मेक इन इंडिया की पावर। चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे वो हमारे BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड वाला द्वारा डेवलप की गई हो, और जो हमारे रडार्स थे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा। तो जो PSUs या इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने बनाए, मैं PSUs और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग नहीं देखता, मैं इन सबको भारत की ताकत मानता हूँ और ये सब एक है जी। तो एक ये चीज़ बहुत उभर के सामने आई। और दूसरी चीज़ जो उभर के बहुत सामने आई वो ये थी कि मैन बिहाइंड द मशीन, जो हमारे जो पायलट्स थे, जो हमारे, आप किसी भी देख लीजिए, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, जो भारतीय सेना है, जो पायलट है या जवान है या बॉर्डर पे खड़ा है या कारगिल वार, जो उनका जज्बा है, जो उनका पैशन है, वो डेफिनेटली नंबर 1 है। उसको कोई और कंट्री हाथ नहीं लगा सकती है। तो ये एक बार दोबारा प्रूव हुआ इस वॉर में। और तीसरी चीज़ ये उभर के आई कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सारा देश उनके साथ खड़ा होता है। ये हमने कारगिल वॉर में भी देखा और ये हमने अब भी देखा। नाउ कमिंग टू आपका सवाल था कि इंडस्ट्री 4 पे, तो जो चौथी चीज़ सामने आई वो आई टेक्नोलॉजी, कि अगर आपको वॉर जीतना है फ्यूचर, यू हैव टू हैव बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड यू हैव टू हैव द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, जिसमें आत्मनिर्भर भारत हो, मेक इन इंडिया हो, ताकि कोई आपको ब्लैकमेल ना कर सके। तो ये फोकस एरिया है। तो इसलिए इंडस्ट्री 4.0, AI, रोबोटिक्स एंड ऑल टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग बेसिक रिसर्च इज अ फोकस एरिया ऑफ all of us, driven by Honorable Prime Minister Modi ji's vision and down the line by our Honorable Raksha Mantri ji and Ministry of Defense. You will be surprised every month our progress on AI, Industry 4.0, etc. is being reviewed by Secretary Defense Production. तो इतना फोकस है कि हम एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। All 16 DPSUs, we are working on it, and there is a continuous progress which is being reviewed, which is being reported. There is a lot of push on it. काफ़ी कुछ चल रहा है और बहुत फास्ट पेस से हम कर रहे हैं। पर देखिए इसमें यह है कि ह्यूमन एलिमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। हमें ये टेक्नोलॉजी भी लानी है, मेक इन इंडिया भी लानी है, उसको अपने प्रोडक्ट और अपने प्रोसेस में इन्वॉल्व भी करना है। तो हमें प्रोसेस भी न्यू डिफाइन करने हैं और कॉस्ट भी कम रखनी है। तो all that process is on, but I can assure you this is one of the key focus areas of all DPSUs and Department of Defense Production. जी सर। सर आपने कभी कुछ देर पहले बताया था ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के बारे में, तो उससे एक सवाल मेरे दिमाग में ये भी आया कि हाइड्रोजन और ग्रीन टैक्स को लेकर भी HSL काम कर रहा है और हमारा अपना भी टारगेट है इंडिया का 2029 का ज़ीरो कार्बन एमिशन का, राइट। उसमें ये ग्रीन एनर्जी का यूज़ या फिर हाइड्रोजन से शिप को चलाने की बात चल रही है। तो क्या ये डीजल से हाइड्रोजन पर आना पॉसिबल है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वेल गुड, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस। फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए मोदी जी ने कमिटमेंट दिया था पेरिस कन्वेंशन में ऑन इंडियाज़ गोल, व्हाट इंडिया विल अचीव इन रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट, और वो गोल भारत ने समय से पहले पूरे कर लिए हैं और हम अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लीडर, टुवर्ड्स बिकमिंग ए लीडर इन द वर्ल्ड एज फार एज द ग्रीन एनर्जी इज कंसर्न और रिडक्शन इन कार्बन फुटप्रिंट इज कंसर्न। मेरी जहाँ तक समझ है बाकी कंट्रीज़ ने जो प्रोमिस किए थे कार्बन रिडक्शन
फंड के नाम पे, कंट्रीब्यूशन के नाम पे जो डेवलप्ड नेशन ने कमिटमेंट दिए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन हमने जो कमिटमेंट दिए थे भारत ने, हम उस पर कभी चूके नहीं हैं और हम उस पर आगे बढ़ गए। अब इशू आता है ग्रीन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का। कोई भी टेक्नोलॉजी सबसे पहले सस्ती नहीं होती है। आप अगर देखें एलईडी बल्ब या सोलर एनर्जी पैनल्स कितने एक्सपेंसिव थे पहले, लेकिन आज देखिए उनकी कॉस्ट क्या आ गई है। ठीक है, तो पहली बार जब हम कोई ग्रीन ट्रक बनाएंगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाएंगे, तो उसको हम सोचेंगे वो चीप हो जाए पहले दिन में, ऐसा नहीं होगा। सो न्यू टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सरकार आगे आ रही है, कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स इस बजट में अनाउंस हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग बहुत प्रोएक्टिवली आगे बढ़ रही है, वो रूल्स बनाने की कोशिश कर रही है ताकि एडिशनल एक्सपेंडिचर को थोड़ा कम किया जा सके और सब्सिडी दी जा सके शिपयार्ड्स को 20%, 30%। उसके ग्राउंड रूल्स अभी डिफाइन होने हैं, क्योंकि जो भी हमसे बिड मांगता है वो कहता है कि आप सब्सिडी माइनस करके हमें बिड कीजिए। अब नंबर की बात करते हैं, चलिए। एक डीजल टग 50 टन टग जो हम हर पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, उसकी कॉस्ट तकरीबन बैठती है, आप देखिए 75 करोड़। लेकिन अगर हम ग्रीन टग बनाना चाहेंगे पहला, तो उसके कॉस्ट में समझता हूँ 160-170 करोड़ बनेगी। तो कोई भी कंपनी टग ऑपरेटर वो कहेगा कि मैं 2 अगर डीजल खरीद सकता हूँ टग, तो मैं 1 क्यों खरीदूं? वाई शुड आई गो फॉर ग्रीन? बैटरी टग की कॉस्ट 150 करोड़ है इफ यू आर यूजिंग द बेस्ट ऑफ द बैटरी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ चाइना मेड बैटरी। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बैटरी जिसकी लाइफ 3 या 4 साल है। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ बैटरीज जिसमें फायर एक्सीडेंट्स बहुत सुने जा चुके हैं। हमें एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जो निकाले जाते हैं हमारे इक्विपमेंट वगैरह कि भाई आप चेक इन बैगेज में नहीं डालो, क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर हैज बीन फायर। मैं उस बैटरी की बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग ऑफ वेरी रोबस्ट फायर प्रूवन बैटरी। अगर ऐसा हम टग बनाएं जो कि रिलायबल हो, सस्टेनेबल हो, सेफ हो, तो 150 करोड़ लगेगा। अब टेक्नोलॉजी शुरू में कॉस्टली होगी, इसको प्राइवेट इंडस्ट्री एब्जॉर्ब इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी, तो यहां पीएसयूज का और गवर्नमेंट का रोल आगे आता है। कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है, पीपल से इट्स वेरी इजी टू इन्वेस्ट इस टेक्नोलॉजी, प्राइवेट कंपनीज टेक्नोलॉजी ले आएंगे। प्राइवेट कंपनी आर&डी में कितना इन्वेस्ट कर रही है? बहुत कम। CIA की मीटिंग हुई थी अभी 1-1.5 महीना पहले, और हमारे जो शेरपा थे, G20 शेरपा, उन्होंने जब टॉक किया, आई डोंट नो वेदर इट्स टू बी कोटेड, बट he was there in the public domain. He said in the CI conference कि we had expected much more from private industry to invest in R&D. That has not come through. But as a government, we have given all benefits to private industry, whatever you wanted. तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इंडस्ट्री सोच के करती है, जब तक कि ROI ना देखे एंड सस्टेन। और उसका रिटर्न क्या है? उसका रिटर्न क्या है? तो ऐसे में जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो नेशनल नीड है, जो इमरजेंसी डिमांड है, दूसरे तरह से देखें तो आपने यूक्रेन में देखा, आपने वॉर में देखा, और आपने येमेन में, जहां भी हुआ है, तो जहां नेशनल ऑब्जेक्टिव है वहां पीएसयू को आना ही है। ये हमारा प्राइमरी रोल है और वहां गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना है। तो उनका सपोर्ट रहेगा, मैं चाहूँगा, तो फिर थोड़ा सब्सिडी मिलेगी। पीएसयूज ही ट्रक को पहले खरीदेंगे, लोग टेक्नोलॉजी पे उनका विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ेगा तो प्राइवेट इंडस्ट्री सामने आएगी, देखेगी, तब मेक इन इंडिया थोड़ा बढ़ेगा, एंड देन द स्केल विल कम, द वॉल्यूम, मास प्रोडक्शन होगा। उसके बाद कॉस्ट नीचे आ जाएंगी एंड पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट कि 25 सालों में तो कॉस्ट बहुत कम पड़ रही है इसकी। राइट, अगर जो चीज 3 से 4 साल चल रही है, अगर वो 25 साल चलती है, तो ऑब्वियसली लाइफ साइकिल कॉस्ट। तो शुरू में आप सोचे कि L1 बन के आप न्यू टेक्नोलॉजी ले आए, भैया वो पॉसिबल नहीं है। आप प्राइवेट प्लेयर्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे। बोरोसिल ग्लास एक चीप रोड साइड ग्लास से महंगा ही आएगा, आप उसको L1 बेसिस पे नहीं ले सकते। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये एग्जांपल सही था सर। HSL के बारे में कल रात में मैं पढ़ रहा था जब, तो एक चीज़ सामने आई, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और मैंने भी पहली बार देखी। मैंने इससे पहले कभी इस चीज़ को फेस टू फेस या कभी रियल लाइफ में नहीं देखा है। आई एम हैप्पी, इसी बहाने आपने HSL के बारे में कुछ पढ़ा तो सही। नहीं, बहुत सारा पढ़ा सर, मैं पहले भी पढ़ता रहा हूँ। गोलियस क्रेन 300 टन कैपेसिटी है, और एक नायाब सा दिखने वाला, एक अलग तरीके का दिखने वाला क्रेन है। इस क्रेन का क्या इम्पोर्टेंस है HSL के लिए या बाकी शिपयार्ड कंपनीज के लिए? क्योंकि इसको मैंने पहले कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बिल्कुल नहीं देखा है।
ये मेरे लिए बहुत नया है। ओके, गुड। हो सकता है काफ़ी लोगों को नहीं पता हो, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, हम जो नॉर्मल क्रेन्स देखते हैं वो हम बिल्डिंग या सिविल कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, और देखते हैं हम कि वो क्रेन एक लीवर है, यानी कि एक उसका पिलर समझिए आप, टॉवर जैसा लंबा। हाँ टॉवर, और उसके ऊपर जो कैंटिलीवर टाइप क्रेन है जो कि सामान उठा रही है। अब लोड जो है वो कैंटिलीवर, सारा लोड इस टावर के ऊपर आ रहा है, तो इसकी बहुत लिमिटेशन हो जाती है, और ये 25 टन, 50 टन, 75 टन, 100 टन मैक्सिमम, लेकिन जब आपको जहाज बनाने हैं तो जो स्टील स्ट्रक्चर आपको उठाना है, जितना बड़ा उठा के आप ड्राई डॉक में या स्लिपवे पे डालोगे, उतनी जल्दी वेल्ड करके जहाज बन जाएगा। तो आपको 300, 400, 500, 600 टन अगर आप उठाएं तो आप फटाफट जहाज निकाल सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कोरिया में, चाइना में, यूरोप इन्फेंट्री शिपयार्ड्स में, सब जगह गोलियत क्रेन है। गोलियत क्रेन क्या है? अगर मैं उसको सिंपली समझाऊं तो गोलियत क्रेन, जैसे कि ये माइक है, इसका एक टावर है, एक टावर यहां लगा दीजिए, इन्वर्टेड सी हो गया, एक ऐसा स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड सी हो गया। अब ये इन्वर्टेड सी जो, अब इसके दो लेग हो गए, अब जो पिलर की बात कर रहे थे अपन, अब इसके दो पिलर हो गए। अब दो पिलर में ये सॉलिड्स खड़ा है, आप देखिए, अब वेट जो है इसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गिरने के चांस कम हो गए, तो इसके लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, तो इसलिए 300, 600, 500 टन लोड कैरी कर सकता है। और ये जो दो पिलर्स हैं ये रेल ट्रैक के ऊपर मूव करते हैं, तो ये रेल ट्रैक पे मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेगा ब्लॉक एरिया, वहां से वो उठाते हैं सामान, इंजन, मेगा ब्लॉक्स, जिसमें ऑलरेडी इक्विपमेंट इंजन फिटेड है, इंजन नहीं, कंप्रेसर, ऑर्डिनरी मशीनरी, उठा करके ड्राई डॉक या स्लिपवे के ऊपर रखते हैं और वेल्डिंग हो जाती है। तो इससे हमारा जो शिप बिल्डिंग पीरियड है, जो ड्राई डॉक में टाइम लगता है, वो 2 साल से 1 साल होता है, 1 साल से 6 महीने होता है। और ये शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में गोलियत क्रेन सभी शिपयार्ड्स में है इंडिया में। उन सब के पास था पैसा और इन्वेस्ट किया। हम लोग जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन के लिए फंड्स नहीं थे, इसलिए अब हमने काम शुरू किया है और हम बना रहे हैं गोलियत क्रेन, जो कि फरवरी या मार्च तक कमीशन हो जाएगी, और उसके बाद हम शिप बना रहे हैं उस जेट स्लिपवे के ऊपर इमीडिएटली। जी सर, तो जो एक पुराना वाला जो क्रेन होता था, उसके कभी कोई एक्सीडेंट हुए हैं क्या प्रीवियसली? लगता है आपने काफ़ी रिसर्च किया HSL, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर मैं सुनता रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली हिंदुस्तान शिपयार्ड में एक क्रेन एक्सीडेंट हुआ था, और बहुत ही हमारे लिए वो आज भी नाइटमेयर, गंभीर विषय है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस एक्सीडेंट में हमने अपने 10 कर्मचारी खो दिए थे। 6 कॉन्ट्रैक्टर के थे और 4 हमारे एम्प्लॉय थे, जो लोड टेस्टिंग के लिए उसके कैबिन में ऊपर खड़े हुए थे। ये क्रेन अनुपम इंडस्ट्रीज़ ने बनाई थी, 75 टन की क्रेन थी, और इसका लोड टेस्टिंग चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणों से अनुपम इंडस्ट्री 90% पेमेंट लेके पीछे हट गई थी, और इसका जो है उन्होंने लोड ट्रायल्स नहीं लिया था। हमारे काफ़ी कम्युनिकेशन चले पर वो आगे नहीं आए, तो हमने दूसरी कंपनी को जो कहा कि आप लोड टेस्ट कीजिए, कंपनी मतलब तैयार थी, हमने सारे सिस्टम प्रोसीजर चेक किए, लेकिन मैक्सिमम लोड पे आके वो क्रेन टॉपल हो गई। तो इसलिए क्रेन बनाने में एक्सपर्टीज चाहिए, क्रेन बनाने के लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, इसलिए प्रूवन वेंडर या प्रूवन सप्लायर हो तो बेटर है। मैं उस पब्लिक डोमेन में इंडस्ट्री पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहूँगा, ये भी नहीं कहूँगा कि वो नॉन प्रूवन थे या नहीं थे, लेकिन ये हादसा हो चुका है हमारे साथ और हम अब इस बारे में काफ़ी सतर्क हैं। जी सर। गोलियत क्रेन की आपने बात कही थी, हम HSL कैन टेक प्राइड कि हम फर्स्ट टाइम मेक इन इंडिया गोलियत क्रेन बना रहे हैं। अभी तक जो भी क्रेन्स लगी हैं, चाहे वो GRC में हो या CSL में हो या पिपावा शिपयार्ड में हो, दे हैव ऑल कम फ्रॉम अब्रॉड, वेदर इट इज। इसके बाद ये एक ही क्रेन बनेगा या और बनाकर इसको एक्सपोर्ट करने का भी इरादा है? हमारे यहाँ जो क्रेन बन रही है वो L&T M&M बना रहा है, L&T मिनरल्स एंड मेटल्स, डिज़ाइन पार्टनर उनका कोने है, विच इज़ ए वेल रिनाउंड क्रेन मैन्युफैक्चरर्स। सो डिज़ाइन उनसे लिया गया है, टेक्नोलॉजी उनकी है, और M&M बना रहा है।
मुझे लगता है कि इसके सक्सेस के बाद बाकी गोलियत क्रेन भी इंडिया में बननी चाहिए और बन जाएंगे। सर इसमें बनाने में कितना खर्चा आएगा? वेल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो हमने L&T जियो को दिया है, चेन्नई बेस्ड कंपनी, वो प्रोजेक्ट विथ टैक्सेस तकरीबन 450 करोड़ का है, जिसमें सिविल वर्क्स हैं, जो हमारी स्लिपवे है जो 2008 से अनयूटिलाइज थी, 3 स्लिपवे जिस पे हम कोई जहाज लॉन्च ही नहीं कर पाए और हमारे पास इतने ऑर्डर्स ही नहीं थे। अब उन तीनों को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, उन तीनों को हम बिजनेस में ला रहे हैं और उनमें से एक की हम लंबाई बढ़ा रहे हैं 250 मीटर। 195 मीटर्स थी, वी आर टेकिंग देम टू 250 मीटर्स और गोलियत क्रेन लगा रहे हैं, जिससे ये होगा कि हम फ्लीट सपोर्ट शिप्स तकरीबन 225 मीटर और LPD लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक जो आने वाले ऑर्डर्स हैं वो हम अपनी स्लिपवे पर बना पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंट करके हम ये बड़े बड़े जहाज बना पाएंगे, LPD टाइप नेवी के लिए भी और सिमिलरली कमर्शियल शिप्स भी। जी सर HSL इतना अच्छा कर रहा है, प्रॉफिटेबल भी अब हो गया है, तो डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में क्या विचार है? वेरी इंटरेस्टिंग। और ये अगेन आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसके बारे में हमें बहुत रेगुलरली भारत सरकार को जवाब देना पड़ता है। एक्सपोर्ट लाइक यू नो डिफेंस में दिस साल इज डिक्लेयर्ड बाय ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स और उसमें काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। एक्सपोर्ट इज़ ए वेरी वेरी फोकस एरिया, इसको रेगुलरली रिव्यू किया जा रहा है, लेकिन स्लोली हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है। नंबर 1 कि आपके पास निश प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि किसी और के पास ना हो। नंबर 2 जो आपके पास प्रोडक्ट है पहले वो आपके देश में प्रूव हो चुका हो, यानी कि पहले तो आपके कस्टमर भारतीय नौसेना ने यूज़ किया हो, तभी कोई तीसरा रिस्क लेगा। और तीसरी बात ये कि ये सबसे सस्ता होना चाहिए, बजट फ्रेंडली, यानी कि वर्ल्ड में कोई और नहीं बना पाया। तो ये 3 चीज चैलेंजेस हैं जिस पे हम सभी लगे हुए हैं। किसी और देश में हम ये फैसिलिटी या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अभी? स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट के लिए हमारा टारगेट फ्रेंडली कंट्रीज के साथ है, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। इनिशियली वहाँ पे सबका फोकस है और मुझे लगता है आगे जाकर के फिर हम यू नो सो कॉल्ड डेवलपिंग या डेवलप नेशन, देन लेट्स सी वेयर वी रीच। ठीक है सर, अब कुछ टफ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और ज्यादा। ऑल दिस वाज इजी? नो सर, और ज्यादा। सर हमारा कोर कंपटीशन जो है ना वो वर्ल्ड में US, चाइना, रशिया, फ्रांस के साथ है, इन कंट्रीज़ के साथ जो डिफेंस में बहुत अच्छा कर रही है। चाइना टी-शर्ट और शर्ट की तरह शिप बनाता जा रहा है, इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा अभी तक वैसा? वेल आई थिंक क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है, तकरीबन सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है और हर सेक्टर में एप्लीकेबल है। आप सिर्फ शिप की ही बात नहीं कीजिए, आप टॉयज से लेकर के, लैपटॉप से लेकर के, वीडियो गेम तक, मतलब हमारी दिवाली की लाइट से लेकर के या हमारे यू नो भगवान की मूर्तियों तक, वहाँ सब चीज़ सस्ती बन रही है। ये चीज़ नोटिस की है भारत सरकार ने और बहुत सारे इनिशिएटिव इसके ऊपर लिए गए हैं। आप देखिए खेल को कितना विकसित किया है मोदी जी ने, टॉयज सेक्टर को, टॉयज इंडस्ट्रीज को कितना फोकस किया है उसके ऊपर, टेक्सटाइल्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जो सब वहाँ बनते थे। तो इस तरह से मेडिकल इक्विपमेंट एंड ऑफ कोर्स यू नो शिप्स या एयरक्राफ्ट या डिफेंस इंडस्ट्री का है। अब इसमें 2-4 चीज़ें समझने की जरूरत है जो मेरी समझ में जो रिलेवेंट है। नंबर 1, आई थिंक चाइना ने जो विजन सेट किया वो 25 से 30 साल पहले था और स्टडीली उस मिशन की तरफ वो 25-30 सालों से बढ़ रहे हैं। एक ही सरकार है, एक ही पॉलिसी है, एक ही डंडा है, एक ही रूल है। अगर कोई इतने बड़े काम करने हैं तो ये चीजें जरूरी हैं। देश अगर बदलना है 140 करोड़, आपको ये सब करना है, तो यू कांट फ्लिप फ्लॉप, राइट? यू कांट हैव एवरी 5 year चेंज इन पॉलिसीज, चेंज इन प्रायोरिटीज, यू नो चेंज इन फोकस। जो पहले किया होता है दैट गोज डाउन द ड्रेन। और ये हम देख रहे हैं सब यू नो अपने देश में कई 75 सालों से। तो जैसे कि कहते हैं कि कंटिन्यूटी, सेम फोकस एंड बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा डबल इंजन सरकार, वो भी इसका एक अहम हिस्सा है, वो जरूरी भी है, वो जरूरी है। आप देख लीजिए जहां डबल इंजन सरकार नहीं है वहां के प्रोग्रेस आप देख लीजिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आंकड़े देख लीजिए आप,
ये मेरी फील्ड नहीं है, पर ये आम नॉलेज में है, पब्लिक सब जानती है। हाँ, दोनों में एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना तो चाहिए। देखिए, तो ये चीजें, अब ये हम डेमोक्रेसी है, वहां की सरकार जो है वो आप देखिए कम्युनिस्ट है, डिक्टेटरशिप है। तो वो जो डंडा है, वो जो पावर है, वो जो लॉ है, वो हर एक को एक ही लाइन में सोचने और करने पे मजबूर करता है। तो चीजें बदल रही हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही तरीका है वो तो जो हमारा तरीका है, हमारी डेमोक्रेसी है, वी लव फ्रीडम, वी गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, सो इट्स अ डिफरेंट सोसाइटी। सर, यूएस और फ्रांस में डेमोक्रेसी है और वो भी हमसे बेहतर कर पा रहे हैं। वेल, यूएस और फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुआ था? बहुत पहले। यूएस और फ्रांस में कैपिटलिस्ट और सपोर्ट टू देयर इंडस्ट्रीज और R&D ये कब हुआ था? करीब 500 साल से वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। भाई साहब, जिस देश को ना 200 साल गुलाम रखा गया हो और जिसकी मानसिकता को जकड़ लिया गया हो, जिसके एजुकेशन सिस्टम को तोड़ मरोड़ दिया गया हो, जिसके DNA में डिवाइड एंड रूल घुसा दिया गया हो, उसको बाहर आने के लिए वक्त लगता है और एक बेइंतहा एक लीडर क्या, एक युग पुरुष या एक अवतार की जरूरत होती है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। राइट। एक और कहा गया है HSL के बारे में या बाकी PSUs के बारे में भी सेम कहा जाता है कि पहले जब अपने इनिशियल डेज में इन्होंने अच्छा किया, पर जैसे जैसे गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होते गए, सरकारें अस्थिर होती गई, 70-80 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद से इनमें एक ढीले काम का, आम भाषा में कहें तो एक काम का जो तरीका था वो सरकारी होता चला गया। बहुत सही बात कही है आपने। मेरे ख्याल से इसके बारे में आपने इसको बदलने की कोशिश कितनी की? एक सेकेंड, इस क्वेश्चन के शायद दो भाग हैं। पहला भाग यह है कि 70 के दशक में आते आते सारे PSUs क्यों डाउन होने लग गए। आप BSNL देखिए, आप किसी भी PSU को देखिए, मतलब हर व्यक्ति ये चाहता था कि हम एम्बेसडर कार से मारुति में आ जाएं, हम BSNL से प्राइवेट कंपनी में आ जाएं, हम SBI से HDFC और ICI में आ जाएं। ये एक दौर चला। अब देखिए क्या हुआ था, जहाँ तक PSUs या CPSEs की बात है, मैंने एक टॉक सुना था, एक इकोनॉमिस्ट से, नीति आयोग के थे वो। उन्होंने कहा था कि 1965 या 72 के करीब गुजरात में एक केस आया था, जहाँ एक CPSE ने कोर्ट केस था और उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ रूल फॉलो नहीं किए थे और बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने डिसीजन लिए थे। लेकिन जब केस फाइल हुआ और जो डिसीजन आया वो इस तरह का आया कि आप गवर्नमेंट कंपनी हैं और गवर्नमेंट के रूल आपको पूरे फॉलो करने हैं, बिजनेस इज सेकेंडरी। और रूल बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स है। यस, वो शायद एक लैंडमार्क जजमेंट था जब ये दिमाग में डाला जाने लगा कि यू आर ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, you are a government enterprise, you are not a business entity, so you generate employment, you make profit or not was never a priority, was not the focus area. Now उसके आने के बाद जितने जजमेंट आते गए, वो आज भी माइंड में यही है लोगों कि हम तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें तो तनख्वाह भी मिलेगी, हमें तो पेंशन भी मिलेगा, हमें तो गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। आज भी बहुत से लोगों को ये भुलेखा या ये गलतफहमी में है। लेट मी क्लैरिफाई, हम जब नुकसान में थे, हम जब मुश्किल में फंस गए थे फाइनेंशियल, देयर हैज बीन नो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। हम जब हमारी कंपनी में जब ताले लग गए थे एक कोर्ट केस की वजह से, तो गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट नहीं दिया था। मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमें अपने पैरों पे खड़े होने की हिम्मत दी थी। उस समय उन्होंने हमें 169 करोड़ का लोन दिया 10% इंटरेस्ट पे। अगर ग्रांट देते ना, जो कि पहले मिल चुका है, लास्ट ग्रांट 2010 में मिला था और उसके पहले 1996 में मिला था। अब देखिए, आप किसी को रोटी देते जाओ ना, उससे कुछ नहीं होता है। जैसे कहावत है कि डोंट सर्व फिश, टीच अ मैन हाउ टू कैच ए फिश। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। यस, तो वो जब चैलेंज फेस किए तो आज का नजरिया बदल गया है। आज गवर्नमेंट साफ है कि भाई आपको अपने पैरों पे खड़े होना है, आपको प्रॉफिट भी अर्न करना है, देश की पॉलिसी भी अपनानी है और आपको डिविडेंड भी देना है, आपको इनोवेशन भी करना है। तो आई थिंक उस रास्ते पे सारे PSUs जा रहे हैं और आप देख रहे हैं PSUs की परफॉर्मेंस 60%, आई थिंक उससे ज़्यादा ही GDP का कंट्रीब्यूशन PSUs का है। एंड ऑल PSUs आर शाइनिंग एंड दे आर
improving by 15 to 20% year on year. That's an amazing thing. सर कुछ सवाल और हैं, मैं जल्दी से लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उनके शॉर्ट में और कॉन्क्रीट आंसर दें. You mean to say rapid fire question? नो सर, नो, नॉट एट ऑल. Okay. दो PSU HAL और HSL दोनों पर लेट डिलीवरीज के एक क्वेश्चन उठते रहे हैं पहले भी और अभी भी. HAL ने भी जो 5th जनरेशन जेट है उसमें बहुत लेट है, 2035 का उनका टारगेट ही है. ऐसे ही HSL में भी कई सारी डिलीवरीज लेट हुई हैं, जैसे कि INS सिंधु कीर्ति 3 या 4 साल का टारगेट था जो कि 7 या 8 साल में पूरा हुआ. निपुण वैसलकर के जो है जिसको अभी कमीशन होना आने वाले कुछ दिनों में, उसका भी टारगेट 3 से 5 साल का था, उसमें भी डिले है. और INS ध्रुवा जिसका 5 साल का टारगेट था वो भी 6 से 7 साल में पूरा हुआ. तो सर इन डिलीवरीज को विद इन द टाइम और बिफोर द टाइम करने के लिए HSL अभी क्या कर रहा है ताकि और लेट डिलीवरीज ना हो? वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन. आई थिंक इसके लिए आपको पूरा इकोसिस्टम समझना पड़ेगा और क्या क्या बदलाव इकोसिस्टम में आ रहे हैं पूरे के पूरे. अब देखिए जो HAL की बात करें तो आप HAL में ये मत बोलिए कि डिलीवरी डिले हुई थी. आप देखिए कि डिलीवरी डिले थी लेकिन धीरे धीरे कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है. मैं मानता हूं कि आज भी एयरक्राफ्ट डिले हो सकते हैं बट देयर इज एन इंप्रूवमेंट. वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट पाथ. सेकेंडली काफ़ी सारी चीज़ें बाहर से आती हैं जैसे कि इंजन है एयरक्राफ्ट्स के लिए भी और काफ़ी कंपोनेंट्स. अब अगर वो टाइम पे ना दें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं. तीसरी बात, अगर यूज़र अपने स्पेसिफिकेशन चेंज करता रहे तो कैसे चीज़ बन पाएंगी. राइट. और हम उनको भी ब्लेम नहीं करते क्योंकि अगर लेट है और शिप इक्विपमेंट हैज़ टू बी लेटेस्ट, इट हैज़ टू बी द बेस्ट, तो न्यू इक्विपमेंट या न्यू टेक्नोलॉजी उसमें ऐड होने की डिमांड आती रहती है. जैसे ही वो आती है लेट पूरा डिज़ाइन चेंज हो जाता है. तो इट इज़ ए साइकिल. ओके, नाउ कमिंग टू पहली सबमरीन सिंधु कीर्ति, पहला MR-MLU इंडिया में हुआ था. हम बहुत कुछ रशियन पे डिपेंडेंट थे और रशियन चाहते थे सबमरीन उनके पास आए. तो जो भी उन्होंने दिया डिलेट दिया, सिखाया कुछ भी नहीं, टेक्नोलॉजी कुछ भी ट्रांसफर नहीं की. उनकी कोशिश थी कि HSL फेल हो ताकि ये हम पर डिपेंडेंट रहे, फ्यूचर सबमरीन उनके पास जाए और ये हुआ. उसके बाद जो है तकरीबन 2 MRLC जो है वो रशिया में हुए. उसके बाद तीसरी भी रशिया जाने वाली थी सिंधु घोष, जो लास्ट मिनट में यूक्रेन रशियन वॉर की वजह से रुकी. So basically dependency on the foreign technology was the very factor. pure. It is shrewd people. I mean फॉरेन कंट्रीज हमेशा चाहेंगी कि हम उन पे डिपेंडेंट रहें. सबको यही चाहेगा. सब वो चाहेंगे हम उनसे डिपेंडेंट रहें, वो हमसे पैसा बनाती रहें और लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस जो है उन पे डिपेंड रहें. तो ये उनकी पॉलिसी रही है, इसीलिए मेक इन इंडिया पे फोकस आ रहा है. सर प्राइवेट प्लेयर्स की भी मैं बात, इसमें एक दो चीजें और हैं जी कि आप आज देखिए कि क्या हो रहा है. आज हो रहा है मेक इन इंडिया, R&D और करंटली DAP 2020 इज बीइंग रिवाइज्ड. पहले 2020 में रिवीजन हुआ, बहुत सारी चीजें आई, SPV मॉडल एटसेट्रा एटसेट्रा, काफ़ी चीज़ें आई, काफ़ी चैप्टर ऐड हुए. अभी स्टार्टअप्स वगैरह के चैप्टर्स ऐड हो रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज गिविंग देम इक्वल फोरम, जो कि 2020 में हो चुका था. बल्कि मुझे अब लगता है कि हम कुछ डिसएडवांटेजेस में हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट इंडस्ट्री एंड वी आर आस्किंग देम टू एड्रेस इट. फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल प्रोक्योरमेंट बैन हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, प्राइवेट इंडस्ट्री पे नहीं. सिमिलरली MSME प्रोक्योरमेंट, जेम प्रोक्योरमेंट, मेक इन इंडिया इंश्योरेंस, ये सब हम पे लागू है, प्राइवेट इंडस्ट्री पे नहीं, जबकि बोथ आर कंपीटिंग फॉर टेंडर्स. तो हमें लगता है कि हम थोड़ा डिसएडवांटेज में हैं. दूसरी बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं they need to be a little more equitable, they need to be in a collaborative approach rather than buyer and seller approach, because entire ecosystem from government to shipyard, PSU to small industries and MSME, everyone is a stakeholder. So entire industry has to come up to a different level, come up to a developed nation level, and it requires total transformation which is happening. ओके सर, प्राइवेट प्लेयर्स का क्या रोल है शिपयार्ड में या शिप मेकिंग में या शिप मैन्युफैक्चरिंग उसको कहें तो, क्योंकि वो भी धीरे धीरे करके एंटर आ रहे हैं, तो क्या वो काम को हैम्पर कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? हैम्पर तो बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि उनका हक है और देश की सेवा हर किसी का फर्ज भी है और हक भी है. देश की सेवा के लिए आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, जो आप इनोवेशन कर रहे हो, वो सब देश की सेवा है. दे आर द इकोनॉमिक वेल्थ जनरेटर. सो
हैम्पर नहीं है, बल्कि उनकी वजह से कंपटीशन आ रहा है. कंपटीशन इज लीडिंग टू इनोवेशंस, डेवलपमेंट, R&D, मोर एफिशिएंसी, कॉस्ट कटिंग्स. सो दे हैव ए ग्रेट रोल टू प्ले. प्राइवेट इन द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, प्राइवेट शिपयार्ड्स के साथ हम compete कर रहे हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट्स हम खरीद रहे हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्री से आ रहे हैं, जो शिप पे फिट हो रहा है. तो सपोर्ट भी है और कॉम्पिटिटर्स भी हैं. सर, शिप पहला कब भारत किसी और को बेचेगा? हम ऑलरेडी बेच चुके हैं. आप देखिए तो GRSE ने एक्सपोर्ट किया है, GSL ने एक्सपोर्ट किया है. किसे? मेरे ख्याल से उन्होंने मॉरिशस को दिया है, उन्होंने बांग्लादेश को दिया है, उन्होंने अफ्रीकन कंट्री को दिया है. वियतनाम को नहीं दिया है हमने कोई. उनको शायद टेक्नोलॉजी या सर्विस. हाँ, वहाँ लाइन ऑफ क्रेडिट एक ओपन है. सबमरीन लाइन ऑफ क्रेडिट सबमरीन उनके पास है, रशियन ओरिजिन. हमारे पास एक्सपर्टीज है, HSL के पास 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है. तो हम रीच आउट कर रहे हैं कि अगर उनको कोई बड़ा रिफिट कराना है, जैसे मीडियम रिफिट या मिड लाइफ, आई मीन लाइफ एक्सटेंशन, तो हम वो कर सकते हैं. और हम अप्रोच कर रहे हैं कि हम उनके सबमरीन यहाँ आए और हम करके दिखाएंगे. सर, एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो यहाँ पर पूछा जाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. वो ये कि HSL में कभी एस्पियोनाज का खतरा रहता है या कभी अटेम्प्ट हुए हैं या कोशिश हुई तो कितना नुकसान हो सकता है? वेल, अटेम्प्ट हो चुके हैं और हमें खबर मिलती रहती है अपनी सीक्रेट एजेंसीज से, और हम काफ़ी चुस्त है इस मामले में. हमारे पास एक सिक्योरिटी सिस्टम है, डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है, आधार बेस्ड एंड RFID बेस्ड एंट्री सिस्टम है, पुलिस वेरिफिकेशन है. तो हम काफ़ी सतर्क हैं इस मामले में, और ये सतर्कता दिन ब दिन बढ़नी चाहिए, बढ़ती जा रही है. और इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का भी थ्रेट है, उस एरिया में भी हम सभी कंटिन्यूसली कार्यरत हैं और इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी. और कभी अटेम्प्ट दुश्मन का सक्सेसफुल हुआ तो कितना नुकसान हुआ? अभी तक सक्सेसफुल टचवुड नहीं हुआ है. अगर होता है तो कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि किस तरह का होता है, क्या चीज़ वो एक्सेस कर पाते हैं, ये इस पर डिपेंड करेगा. सर, HSL को लेकर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जॉब्स के बारे में बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाता, एडवर्टीजमेंट नहीं पहुंचते. और HSL अभी क्या जॉब ऑफर कर रहा है और आने वाले दिनों में इस देश के यूथ को क्या क्या जॉब्स मिल सकती है? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया. आज की डेट में भी हमारा एडवर्टीजमेंट पब्लिक डोमेन में है. जितना भी रिक्रूटमेंट है वो पब्लिक डोमेन में, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है. हमारा एक एडवर्टीजमेंट अभी क्लोज हुआ है जो रेगुलर यानी कि परमानेंट ऑफिसर्स के लिए है. जो एडवर्टीजमेंट अभी ओपन है वो फिक्स्ड टेन्योर एम्प्लॉयमेंट के लिए है, जो कि तकरीबन 30 से 4 साल के लिए हम ऑफर कर रहे हैं. और सीनियर कंसल्टेंट्स और एडवाइजर्स के लिए भी है. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगला एडवर्टीजमेंट जो आएगा वो फिक्स्ड टेन्योर सुपरवाइजर और वर्कमैन के लिए आएगा. तो सर, ऑल इंडिया लेवल, ये तो देश में जिसको सेवा करना है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में आना है, HSL के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं. और जहां भी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है, हमें उसकी जरूरत है, ही और शी इज वेलकम टू जॉइन HSL. सर, ये टेक्निकल हो गया. किसी एक एम्प्लॉय ने किसी कंपनी में 8-10 साल गुजारे और उसके बाद वो चाहता है कि वो इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करे, तो क्या ऐसे जॉब्स हैं जो दूसरे एक्सपीरियंस से रेलेवेंट हैं? ऑफ कोर्स, शिप बिल्डिंग में क्या चीज नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर. आई हैव पब्लिश्ड नॉन टेक्निकल सर. I have asked to publish an advertisement for corporate communication. I have published an ad for journalist because I need to manage my corporate communication. Someone who has done mass media, etc. Logistics, supply chain management, cyber security, IT, digitization, AI. So इस तरह की काफ़ी fields हैं. HR, very crucial and I need best of the talent. तो बहुत सारी fields हैं. I think कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां इसकी जरूरत ना. विमेंस के लिए भी अपॉर्चुनिटी है. वी आर इनकरेजिंग एंड कंटिन्यूसली लास्ट 4 years में हमारी विमेन स्ट्रेंथ बढ़ी है. और आवर टारगेट इज कि टू टेक इट फर्दर आउट. मेरी कंपनीज में आज की डेट में करके 64 विमेन एग्जीक्यूटिव्स हैं, और मैं चाहूँगा कि आने वाले 5 साल में उनकी स्ट्रेंथ 100 से ऊपर हो. सर, आई हैव अ फाइनल क्वेश्चन फॉर यू नाउ. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने आर्मी को देखा, हमने एयरफोर्स को देखा, चूँकि आप एक नेवी वेटरन भी हैं, हमने नेवी को नहीं देखा. आई विश दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय ए नेवल ऑफिसर. लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि लास्ट टाइम व्हेन यू सॉ नेवल ऑपरेशंस, a new country was born on our eastern sector.
सो जिस दिन नेवी उतरेगी और सामने आएगी, एडवर्सरीज में के टुकड़े हो सकते हैं। तो नेवी इज ऑलवेज रेडी, हमेशा सतर्क है, बहुत पोटेंट है, बहुत पावरफुल है, हाईली मोटिवेटेड। आई थिंक दुश्मनों को डरना चाहिए कि जिस दिन हम मैदान में उतर गए या हम ऑपरेशन सिंदूर में आते तो एक नए बच्चे का जन्म होगा। तो नक्शा बदल सकता था। सर, आई डोंट हैव काउंटर फॉर दिस। थैंक यू सो मच, इट हैज बीन प्लेजर इंटरेक्टिंग विथ यू। बहुत ही शानदार सर बातचीत हुई आपके साथ और बहुत सारी चीज़ें बताई, स्पेशली जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज़ और आने वाले दिनों में HSL क्या क्या करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस शानदार जानकारी के लिए हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। Thank you so much, Siddharth. My first experience. I'm happy that you enjoyed. Thank you so much. Bye. Subscribe to One India and never miss an update.